Correct. Our next topic is difference between bank and NBFC. अभी ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखने और लिखाने का काम हम करेंगे। बैंक क्या होता है ये तो आप भली भांति जानते हैं कि भाई हम जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, पैसे का ट्रांजेक्शन हम करते हैं, हमारा रिटेल फाइनेंशियल स्टोर हमें मिलता है, क्रेडिट कार्ड भी हमें वहीं पे मिलता है, हमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, हमें जनरल इंश्योरेंस मिलता है, हमें लॉकर फैसिलिटी मिलता है। एक मिनट। तो बैंक से तो आप भली भांति अवगत है कि ये बैंक होता है। बैंक होने के लिए इसको लाइसेंस मिलना जरूरी है। लाइसेंस इसको वर्ल्ड बैंक देता है। Am I right? नहीं, RBI देती है सर। वेरी गुड। आरबीआई देती है, ये तो जग जाहिर है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन सा सेक्शन और कौन सा एक्ट के अंदर ये लाइसेंस मिलता है? 22 BRA एक्ट में। BRA एक्ट ग्रेट। अंडर सेक्शन 22 ऑफ BRA एक्ट, आरबीआई प्रोवाइड लाइसेंस टू एनी बैंक। क्लियर? तो बैंक वो होता है जिसे आरबीआई लाइसेंस देती है बीआरए एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 22 के अंदर। Whereas एनबीएफसी नाम में लिखा हुआ है कि मैं बैंक हूं लेकिन बैंक नहीं हूं। फुल फॉर्म क्या है भाई? नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अभी जब बाबा रामदेव बोल रहे हैं तो मुंह खोलना जरूरी है। जब मैं पूछूंगा तो बोलना ना भाई, अभी क्यों मेरे साथ साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि सर मैं बोल देता हूं, मेरे को आप भारत रत्न अवार्ड दे दो, पद्म भूषण दे दो, पद्म विभूषण दे दो, सब दूंगा। अभी मैं जिस फ्लो में हूं उस फ्लो को रोके मत, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बैंक वो होता है जिसको बीआरए एक्ट के अंदर आरबीआई लाइसेंस देती है। एनबीएफसी वो होता है जिसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है, फिर भी बैंक जैसा वो काम करता है। And the full form itself is very important for clerical examination. Non-banking finance. C stand for company होता है, कॉर्पोरेशन नहीं होता है। पहली बात तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो आखिर आप बीआरए एक्ट के अंदर लाइसेंस मिल गया बैंक को, तो बैंक काम कर रही है। लेकिन एनबीएफसी को लाइसेंस कौन देता है? सीधी सी बात है, एनबीएफसी के पास जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई ही है, बट एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होगा वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर होगा। जैसे बैंक किसके अंदर रजिस्टर्ड हुआ? बीआरए एक्ट के अंदर ना, वैसे ही कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसको लाइसेंस मिलेगा। पहला डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस, कोई भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अभी आप बोलेंगे कि सर ये डिमांड डिपॉजिट होता क्या है? तो दो टाइप की बैंक में डिपॉजिट होती है। एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, और इसी को मिला के हम बोलते हैं एनडीटीएल। क्या बोला हमने? एनडीटीएल। हाँ, एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। वेरी गुड। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। आपका जो पैसा बैंक में रखा हुआ है वो बैंक के लिए एसेट है ना? योर डिपॉजिट इन बैंक इज एसेट फॉर बैंक। यस, एसेट लायबिलिटी। मुझे मालूम था ना कि इसका आंसर एसेट नहीं आएगा, इसका आंसर मैंने बोला था। देखिए, आपने अपने पैसे अगर अपने बाजू वाले को दे दिए हैं तो वो पैसा बाजू वाले के लिए एसेट हो गया या लायबिलिटी हो गया? लायबिलिटी। एसेट कैसे हो गया भाई? योर डिपॉजिट इन बैंक, चाहे वो आप सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं, करंट अकाउंट में कर रहे हैं, पीपीएस अकाउंट में कर रहे हैं, एफडी अकाउंट में कर रहे हैं, सुकन्या अकाउंट में कर रहे हैं, एचयूएफ अकाउंट में कर रहे हैं, एनआरआई अकाउंट में कर रहे हैं, दुनिया कोई भी अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, दिस इज ए लायबिलिटी फॉर बैंक। क्लियर? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. अगर बैंक ने आपको लोन दिया है, फिर से बोलता हूँ, whereas अगर आपको बैंक ने लोन दिया है तो दिस लोन इज एसेट फॉर Bank. Bank. बैंक। ये समझ में आया? हाँ Yes, हाँ, sir. हाँ, sir. अभी देखिए, मेरा कंसर्न क्या था? मेरा कंसर्न था कि बैंक में दो टाइप की डिपॉजिट होती है, एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है कि हमने पैसा भरा और जब भी बैंक से डिमांड करें तो बैंक हमें पैसा दे। आपकी सैलरी आई 20,000 रुपए और आप एटीएम में अपने कार्ड को डालते हैं, एटीएम क्या बोलता है कि हम अभी बंद है, कल सुबह में आइएगा, ऐसा बोलता है क्या? No, sir. नहीं सर। No. डिमांड किया, आपने डिमांड किया, आपको पैसे मिले ना? Yes, sir. हाँ सर। It means your current account and saving account is a kind of demand deposit account. समझ में आया? यस सर हाँ सर। Whereas अगर आपने एफडी में पैसा भर दिया और रात में आप क्या कर रहे हैं, एटीएम डाल रहे हैं, पैसा मिलेगा क्या? नहीं No, sir. क्योंकि आप जिस समय एफडी कर रहे थे उस समय आपने बैंक को बोला कि मैं ये 6 महीने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं 2 साल के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वहां पे पीरियड फिक्स कर दिया, दैट इज टाइम बार आपने लगा दिया है, तो वो जो अकाउंट है वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहलाएगा। बट सर अभी ये दोनों FD चीज में ऐसा नहीं सर, आप बोलो फिर उसके बाद बोलते हैं। अभी पहले मेरे को ये टॉपिक पढ़ाने दो, फिर सवाल को उससे पूछते रहना, ठीक है? हाँ सर, इसी में stop मेरा हो। कहने का मतलब क्या है, माइक ऑफ करो जरा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने पहली डिफरेंस बताई, तो चूंकि टॉपिक हमारा बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस जानना है, इसका पहला डिफरेंस हमको ये पता चला कि एनबीएफसी वो इंस्टीट्यूशन होगी जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर लाइसेंस मिला होगा। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी जिसको बीआरए 1949 के अंदर सेक्शन नंबर 22 के अंदर लाइसेंस मिले होंगे। दिस इज फॉर सेकंड डिफरेंस। कोई डिमांड डिपॉजिट आपसे कोई पूछेगा, कोई बोलेगा, समझ में आएगा ना डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? हाँ Bank can accept demand deposit. The meaning of this demand deposit, you can open your CASA account. CASA का full form है current account and saving account. You can open your CASA account with a bank, whereas you cannot open your CASA account and you cannot do any single transaction of demand deposit account with NBFC. इस दो में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। सर। पे ऑर्डर का नाम सुना है? पे ऑर्डर या डीडी का नाम सुना है? डिमांड हाँ सर। हाँ। So, yes, demand. Yes, you can ask. देखिए, किसी का अगर माइक ऑन है तो सिर्फ मेरे से बात करने के लिए माइक ऑन रखिए। अगर कोई घर के अंदर काम चल रहा है तो अननेसेसरी मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। और गजनी की तरह मेरे को पीछे फ्लैशबैक आते रहता है कि ये अभी हो गया, ये इसके बाद ये पढ़ाना है। वो बीच में अगर टूट गया ना लाइन तो पता चला सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एनपीए अकाउंट पढ़ाने जाऊंगा तो कौन सा क्या पढ़ा दूं पता ही नहीं क्या पढ़ा दूंगा। इस कारण से माइक सिर्फ मेरे से जब आप वाद विवाद करते हैं तो मैं वो माइक खोलिए। पे ऑर्डर का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट। आपसे कोई बोलता है पे ऑर्डर मुझे बनवाना है तो आप समझ जाए बैंक के अंदर रहते हुए या बैंक के बाहर रहते हुए द मीनिंग ऑफ पे ऑर्डर इज डिमांड ड्राफ्ट। यू कैन आस्क a demand draft for bank, not from NBFC. Third difference. समझ में आया? Yes. अरे जब NBFC में अकाउंट खोल ही नहीं सकते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट क्या मांगेंगे? कुछ भी नहीं। तो NBFC डिमांड ड्राफ्ट दे ही नहीं सकती है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट दे सकती है। इतना ही आपको अंतर जानना है कि नहीं? एक बैंक खोलने के लिए, मैं अकाउंट की बात कर ही नहीं रहा हूं, एक बैंक खोलने के लिए जो मिनिमम पैसा लगाना है वो कितना है आज के डेट में? 500 करोड़। 500 करोड़। ठीक है। हमने आरबीआई खोला था वंस अपॉन इन टाइम इन कोलकाता इन 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यंग एंड हिल्टन कमिटी विद पेड अप कैपिटल ऑफ कितना? 5 crore. 5 करोड़। 5 करोड़। वेरी गुड। और देखिए आज मैं खुद खड़ा होकर बोल रहा हूं, आज आपको सिर्फ एक बैंक खोलना है। वो तो हमने सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक खोल दिया उस समय। आज सिर्फ एक बैंक खोलना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? 500 500 करोड़। Whereas if you want to open an NBFC, minimum paid up capital required is
200 crore. 2 crore. ओनली 2 करोड़, 2 नॉट crore. 200, ओनली 2 करोड़, 200 लाख। ठीक है, और सर पहले कितना बोला था आपने? 500 करोड़ है ना? 500 करोड़। बैंक खोलना है तो भाई करोड़ों में, वो भी 500 करोड़ चाहिए, लेकिन एनबीएफसी खोलना है 2 करोड़ रुपए चाहिए सिर्फ। 200 अगर आप लाख. लोगों के पास है तो मेरे पास भेज दे, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूँ 2 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक में आप डिमांड डिपॉजिट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आप एनबीएफसी में, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने बताया कि बैंक में आप डिमांड डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एनबीएफसी में नहीं कर सकते हैं, बट बैंक में आप टाइम डिपॉजिट का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एनबीएफसी में कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये बोल रहा हूँ कि एनबीएफसी में आप एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। क्लियर? बैंक में तो आप खोल ही सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। एनबीएफसी में भी आप एफडी खोल सकते हैं, बट एनबीएफसी में आप अकाउंट नहीं खोल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जाने, और यही आपके आज की क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात है। पहली सबसे बड़ी बात क्या पढ़ाया था जो मैंने लिखवाया नहीं? Schedule 1932 शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में. एनएफसी उन लोग की। वेरी गुड, मैंने बढ़ाया था लेकिन लिखवाया नहीं, वो अगली क्लास में लिखवाऊंगा। मैंने बताया था आज की क्लास की पहली बड़ी बात यह है कि वो बैंक जो आरबीआई 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो करती है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। और आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, एक बैंक जो एटीएम ओपन करती है उस एटीएम को जिस नाम से हम जानते हैं उसे हम बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल एटीएम. और एक एनबीएफसी के द्वारा एस्टैब्लिश्ड एटीएम जिस नाम से जाना जाता है, आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात है, दैट इज व्हाइट लेवल एटीएम। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाइट लेवल एटीएम कौन एस्टैब्लिश कर सकता है, डब्ल्यूएलए का फुल फॉर्म बताओ, व्हाइट लेवल एस्टैब्लिश करने के लिए कितना एफडीआई लगेगा। मतलब नंबरलेस टाइम्स ये आपके क्वेश्चन पूछे गए आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में। इस कारण से आज की सबसे बड़ी दूसरी फैक्ट मैंने इसका नाम दिया है, व्हाइट लेवल एटीएम कौन एस्टैब्लिश करेगा? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनबीएफसी। बोलो मैं चुप हो जाता हूँ तो आप भी चुप रहना, तो जरा नहीं कुछ करता हूँ। व्हाइट लेवल एटीएम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड बाय एनबीएफसी, व्हेयरएज बैंक एस्टैब्लिश्ड एटीएम इज कॉल्ड ब्राउन लेवल एटीएम। अगर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम है, एसबीआई के एटीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम है, या किसी भी बैंक का एटीएम है, उसको हम ब्राउन कहेंगे। क्यों कहेंगे हम ब्राउन? जब एटीएम के क्लाउड में हम चलेंगे तो पता चलेगा कि व्हाइट क्यों कहते हैं, ब्राउन क्यों कहते हैं, क्या ट्रांजेक्शन चार्ज है, कब पेनल्टी आपको लगती है, पैसे अगर आपके डिस्पेंसर मशीन से नहीं आए हैं तो आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ता है। बट आज के क्लास में सिर्फ हम बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमें इतना देखना है कि एनबीएफसी जो एटीएम एस्टैब्लिश करेगी उसको हम डब्ल्यूएलए बोलेंगे। डब्ल्यूएलए का फुल फॉर्म होता है व्हाइट लेवल एटीएम। वेयर एक बैंक के जो एस्टैब्लिश एटीएम को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज बीएलए, ब्राउन लेवल एटीएम। एक बैंक को एसएलआर, सीआरआर रिजर्व रखना कंपलसरी है बाय मंथली बेसिस पे। एनबीएफसी के साथ ये प्रावधान नहीं है। क्लियर? एक बैंक के लिए एफडी, एक बैंक के लिए एफडीआई की लिमिट भी फिक्स है, 26% फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, 74% फॉर प्राइवेट बैंक, whereas this limit is up to 100% for NBFC। मतलब आज हमें अगर एनबीएफसी खोलना है तो 100 का 100 रुपया, 100 का 100 करोड़ हम बाहर से मंगवा ले सकते हैं। बट पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर पैसा लगाना है सिर्फ 26% और प्राइवेट बैंक में हमें पैसा लगाना है सिर्फ 74% की लिमिट एफडीआई के अंदर, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास फिक्स है। डीआईसीजीसी, अजूबा लग रहा होगा नाम। आवाज नहीं आ रही है सर? ये इसका सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कंट्रोल। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कंट्रोल कहां से ले आया तुम? गारंटी कंट्रोल कहां से लाया?
डिपॉजिट इंश्योरेंस अपने मन क्रेडिट से क्रेडिट क्रेडिट गारंटी है गारंटी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस मैं आप लोगों को बचते बताते हुए ले चलता हूँ। अगर वही चीज आप बोलेंगे कि सी स्टैंड फॉर कुछ भी डाल दें, सी स्टैंड फॉर कैट है, बाकी जो करना आपको कर लो, ऐसे नहीं चलेगा यार। कंपटीशन क्वालिफाई करना है। अगर मैंने बताया क्रेडिट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ही निकलना चाहिए, उसके एवज में कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, DICGC का कवरेज आपको बैंकों को मिलता है, NBFC का कवरेज आपके बैंकों को नहीं मिलता है। इतनी बात हमें लिखनी है, लिखें। और चलें, क्या लिखना है? बैंक, बैंक में करता क्या है? क्या होता है? अच्छी बात है, बताता हूं। फटाफट लिखो। बैंक में लिखा है लाइसेंस अंडर BRA 1949 सेक्शन नंबर 22, लाइसेंस अंडर कंपनीज एक्ट 1956। पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूर लिखिए। पहले NBFC का फुल फॉर्म लिखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। C स्टैंड फॉर कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन नहीं है, कंपनी है। कंपनी है। हाँ, तो NBFC का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है आपने? फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एक्ट का नाम, एक्ट है BRA। BRA का फुल फॉर्म है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। NBFC का सर? NBFC का फुल फॉर्म नहीं नहीं सर, फर्स्ट पॉइंट उसका लाइसेंस लाइसेंस के बाद नहीं ना। सर उसके बाद सॉरी, NBFC का क्या? लाइसेंस अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ओके सर। लाइसेंस अंडर कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनी है ना, तो कंपनीज एक्ट के अंदर उसको लाइसेंस मिलता है। कंपनीज एक्ट कब का है? 1956 का है। उसका रूपांतरित वर्जन 2013 का है, वो भी लिख लीजिएगा। कहीं ऑप्शन में 1956 ना पूछा जाए तो उसका अमेंडेड वर्जन पूछा जाएगा, क्योंकि हमने चेंज किया है तो 2013 है। टाइम डिपॉजिट, यस। मेरे 2013 क्या है आपने बोला अभी? पहले लिखो, उसके बाद बताता हूं अंत में। पहले लिख लो, फिर तमाम क्वेश्चन पूछो। सर लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा। छह पॉइंट अभी तक मैंने लिखे हैं, इन 6 पॉइंटों को लिखे हैं आप। सर मैंने लिखा है SLR के आगे क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट कंपल्सरी, कंपल्सरी। CRR SLR रिजर्व कंपल्सरी बैंकों को रखना है। NBFC के लिए रिजर्व कंपल्सरी नहीं है। सर मंथली बेसिस ना? मंथली नहीं, मंथली नहीं। कौन सा बेसिस? 15 days। CRR SLR By monthly basis, always remember, by monthly basis, all monetary policy rates has to be updated on by monthly basis. सर वो बाय मंथली का मतलब होता है, बाय मंथली का मतलब होता है
ट्वाइस इन मंथ, हर एक 15वें दिन। ओके सर वो एसएलआर के ओके bracket सर। में क्या लिखा है आपने? कंपल्सरी पूछो। कंपल्सरी कंपल्सरी। अब मेरा राइटिंग है वो चाइनीज वाला है ना, क्या करूंगा मैं। सर वो बाजू में ऐसे क्रॉस क्यों किया है सर? वो एनबीएफसी एनबीएफसी को नहीं रखना Not- है, नॉट Not लिखिए, नॉट कंपल्सरी। सर वो एपीएम बीएलए डब्ल्यूएल देखिए ये जो एटीएम लिखा है हमने, इसमें बीएलए लिखा है, इसका फुल फॉर्म लिखिए, बीएलए का फुल फॉर्म। बीएलए का मतलब क्या होगा? ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन LABEL, लेबल एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एनी टाइम मनी, यही ना? ऑटोमेटिक Automatic Teller teller machine. एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। Automated teller machine. ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर। The full form of ATM is automated। हमेशा याद रखें, ऑटोमेटिक नहीं होता है, एनी टाइम मनी नहीं होता है। The full form is automated teller machine। बाद में हम इसकी बात करेंगे, अभी आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म लिखें ब्राउन लेबल एटीएम, और यहाँ पे लिखें व्हाइट। एलए का फुल फॉर्म सर? वाइट White, L stands for White London, label ATM. L stands for एल स्टैंड फॉर London, लेबर लेबल्स नहीं, लेबर भी नहीं, लेबल वाइट लेबर लेबल एटीएम, लेबल रेड लेबल। हमें अभी तक लग रहा है कि अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, एक 1914 से लेकर 1919 तक हुए हैं, और दूसरा 1938 से, जब तक हमें हिरोशिमा और नागासाकी के बम नहीं गिराए तब हुए हैं। आपकी क्लास इस लेवल पे हो जाएगा। LABEL। सर वो वाइट लेबल और जो बीएलए का है ना, वो समझा नहीं। कुछ नहीं समझना है मैडम, सिर्फ चुपचाप लिखो कि बैंक जो एटीएम एस्टैब्लिश करती है उसको हम ब्राउन कहते हैं, एनबीएफसी जो एटीएम एस्टैब्लिश करती है उसको हम व्हाइट कहते हैं, आज की क्लास के लिए। लेकिन पूरी बात कहाँ बताऊंगा? जब एटीएम की क्लास में हम आएंगे, जिस समय हम रुपए कार्ड बताएंगे, जिस समय वीजा कार्ड बताएंगे, जिस समय मेट्रो कार्ड बताएंगे, है ना, जिस समय हम एनपीसीआई का नाम हम बताएंगे, डिजिटल पेमेंट गेटवे का नाम बताएंगे, उस समय डिफरेंस बिटवीन डीएलए एंड व्हाइट लेबल एटीएम विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज के क्लास में कुछ नहीं जानना है एक्सेप्ट कि ब्राउन बैंक का होगा और व्हाइट एनबीएफसी का होगा। बैंक के लिए जितनी भी बात इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बात मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बैंक के लिए टेंशन लेना भूल जाओ भाई तुम लोग। क्या बैंक में होता है, ये 3 महीने के बाद आपसे खुद देखिएगा कि आपसे कोई पूछेगा तो ऐसा लगेगा कि मैं 5 क्वेश्चन पूछ देता हूँ इससे, लेकिन उसके लिए लगातार मेरी क्लास करनी पड़ेगी। एक बार आ रहे हैं, दूसरे बार जाके आप नरीमन पॉइंट पर बैठ जाइएगा, और तीसरे बार जाके आप वो है ना, वो कहाँ पे जू है बोरीवली में, Property. अरे बोरीवली में है ना जू को, संजय गांधी जू चौपाटी, किधर है? संजय गांधी नेशनल पार्क। नेशनल संजय गांधी में बैठ जाओगे, काम नहीं चलने वाला है। फॉर दैट यू हैव टू अटेंड माय लेक्चर ऑन कंटिन्यू बेसिस। हटाओ क्या इसको? सर अपने वो हाँ, सीआरआर सर। प्लस 2013 सर 2013 का क्या बताया? अभी द जो अमेंडेड वर्जन ऑफ 1956 में एक्ट आया, लेकिन उस एक्ट में जो हमने बदलाव किए हैं, जो अमेंडमेंट हमने किए हैं, वो 2013 में हमने किए हैं। राइट, तो कंपनीज एक्ट का जो ईयर है वो 1956 दे या 2013 दे, बोथ विल बी ट्रीटेड एज सेम, क्योंकि अमेंडमेंट होता है ना, सुधार हम करते हैं। अमेंडमेंट 2013 में हमने किए हैं कंपनीज एक्ट में। सर वो सीआरआर प्लस एसएलआर क्यों ऐसे लिखा है? CRR and SLR reserve is compulsory for bank, and this reserve is not compulsory for
NBFC. What is CRR and SLR? For that, you are requested to watch video on your class YouTube channel. CRR एक बैंक को लाइसेंस लेते के समय RBI के पास कंपल्सरी कैश के फॉर्म में पैसे रखने पड़ते हैं, गिरवी, विदाउट किसी इंटरेस्ट के. Whereas SLR is a type of reserve which a bank need to maintain with itself. एक बैंक को एक रिजर्व किसी भी फॉर्म में अपने पास मेंटेन करना पड़ता है. वो मार्केट में लिक्विडिटी लोन के रूप में हम कस्टमर को नहीं दे सकते हैं. दिस इज कॉल्ड SLR रिजर्व. जो RBI के पास रखेंगे उसको हम बोलेंगे कैश, क्योंकि कैश के फॉर्म में होता है. रिजर्व क्योंकि हम रिजर्व रखते हैं. और रेशियो 4% है. और SLR जो बैंक खुद के पास रखेगी 18% है, वो बैंक की अपनी सिक्योरिटी हो गई. ये बेसिकली रिजर्व हम सिक्योरिटी के लिए रखते हैं कि अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए है तो सैलरी में से पूरा खाया पिया घुमा पचाया 16,000 खर्च कर दिए, लेकिन 4,000 रुपए का तो SIP कर लूं, है कि नहीं? तो ये जो मैं अपने लिए सेव करता हूं, ये मेरी SLR और CRR है. जो मार्केट में मैं कस्टमर को होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, मुद्रा लोन ये सब देता हूं, ये मेरा लेंडिंग है. ओके, फॉर न्यू स्टूडेंट, क्योंकि आप न्यू मुझे लग रही हैं, इस कारण से मैंने आपको बताया है. बोलो. हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि फॉर बैंकिंग लाइसेंस द मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 500 करोड़. तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े प्लेयर्स है, जैसे रिलायंस है, हिंदुजा नॉलेज है. तो कोई मतलब कुछ पॉलिटिक्स मतलब व्हाई आर नॉट देयर इनटू दिस बैंकिंग बिजनेस? वेरी या गुड. उनको अभी ओके, एक मिनट. अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ओके है या नहीं? यस. तो हर एक ग्रेजुएट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर है क्या, या एलिजिबिलिटी है? ये दिस इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी. ग्रेजुएशन होना इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी है कि अगर आप ग्रेजुएट रहिएगा तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनिएगा, ऐसा है क्या? नो, मल्टीपल एलिजिबिलिटी. सेम. तो बैंक खोलने के लिए पेड अप कैपिटल एलिजिबिलिटी इज 500 करोड़. ऐसा नहीं है कि जिसके पास 500 करोड़ हो वो बैंक खोल के बैठ जाएगा. दिस इज नॉट द पॉसिबल वे, है ना? तो उसके लिए देयर आर एन नंबर ऑफ एनेक्चर. उन चीजों को अगर फुलफिल करता है तो ही वो उसको बैंक के लाइसेंस दिया जाएगा, है कि नहीं? ओके. तो सर मतलब दे कैन डू ना, मतलब जो बड़े हाउसेस है. रिलायंस बैंक को आपको मालूम नहीं है? तो सिर्फ पेमेंट बैंक में ना, वो तो मतलब हाँ, यस, रिलायंस इज ए पेमेंट बैंक एसोसिएटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. फॉर पेमेंट बैंक मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 100 किया. बाद में बताऊंगा, जिस समय स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक की बात करेंगे उस समय रिलायंस की बात करेंगे. बट एक प्राइवेट बैंक हमें खोलना है तो जितनी भी एलिजिबिलिटी होगी उसमें से एक एलिजिबिलिटी 500 करोड़ की है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया. ओके, चलो आगे चले. यस, लिखें FDI, पब्लिक सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बैंक. जिस बैंक में आप जाना चाहते हैं. कितनी बैंक है वैसी? कितनी ऐसी बैंक है जिसमें आप जाना चाहते हैं? 20. हाँ? 22 है. कितना है बताओ भाई? 11. देखो जरा कितने पानी में है आप लोग. 26. 26. 22. 12 ना. 11 या 12. 11 है शायद. IBPS के अंदर 12 बैंक आते हैं और SBI 12 होंगे. ओके, देखिए 12 क्या है? 12 इज ओनली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक, है कि नहीं? बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ. अगर आपसे पूछा जाता है कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं तो आंसर विल बी, किसी ने बोला अभी, आंसर कितना होगा? 12. मैंने बोर्ड पे लिखा है, कितना लिखा है? 12. ऐसे बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिसमें से 11 आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं और एक बाबा बैंक है. बाबा बाबा बैंक का नाम ही सुना है? RBI. ये बाबा बैंक है ना? SBI. जहां पे सब जाना चाहते हैं वो बाबा बैंक कहलाता है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है.
बस इतनी ही बात सर, लिखना है। एक मिनट सर। पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, 9 डिफरेंस लिख लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन पूछो चलेगा, बट पहले लिख लीजिए एसबीआई लिमिट और पब्लिक सेक्टर बैंक 26% और प्राइवेट बैंक आपने गलत लिखा है सर। एक मिनट आवाज मुझे ही इको आ रहा है। सर अभी ठीक है। अभी ठीक है क्या? हाँ भूख लग गया था Yes, उसको। sir. चलो, for NBFC this limit is up to 100%, whereas DICBC coverage is available for bank and this coverage is not available for NBFC. Minimum paid up capital required for opening of bank is 500 CR, whereas for NBFC only and only 2 crore. पहले लिखिए, फिर क्वेश्चन पूछिए।